नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज जो शुरू करी गई है, उसमें आपको पहली क्लास आपको मिल चुकी है। आज हम चलते हैं इसकी दूसरी क्लास पर। और कल की क्लास जो हुई थी उसमें आपको मिला होगा उत्तर प्रदेश किनके किनके साथ सीमा साझा करता है, यूपी किन के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है, कितने ऐसे राज्य थे जहां हिंदी राजभाषा है, इसको भी आपने पढ़ा था कल। कौन सा भारत का इकलौता जिला है जो 4 राज्यों से बॉर्डर बनाता है? यूपी का कौन सा जिला है जो 8 जिलों से सीमा बनाता है? यूपी का कौन सा जिला है जो केवल एक जिले से सीमा बनाता है? यूपी का कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? पीलीभीत किसके किसके साथ बॉर्डर बनाता है? आदि सारे तथ्य आप लोगों ने पढ़े थे। आज हम इसकी दूसरी सीरीज पर चलते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, उत्तर प्रदेश को भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, इसको हम देखते हैं। तो कल ही क्लास में आपने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर में देखेंगे आप, तो यहाँ पर है नेपाल और इधर है उत्तराखंड। तो उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश के साथ जो बॉर्डर बनाने वाले हैं वो नेपाल है और उत्तराखंड है। कि नेपाल हो या उत्तराखंड हो, यहाँ पर हिमालय पर्वत का प्रसार पाया जाता है। हिमालय पर्वत में अनेक प्रकार की चोटियां पाई जाती हैं। उसकी 3 प्रकार की प्रमुख श्रृंखलाएं हैं: बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। इन हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों का उद्गम होता है और नदियां उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर जल भराव की समस्या हो जाती है। ऐसे कुछ क्षेत्रों को एक नाम दिया गया है, उसे कहते हैं भाबर या तराई क्षेत्र कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का अगर हम भौगोलिक विभाजन करते हैं, तो भौगोलिक विभाजन के आधार पर 3 भागों में यूपी को बांट दिया गया है। वो कौन से भाग हैं उनको आप देख लेते हैं। तो पहला हिस्सा है ये नंबर 1, दूसरा नंबर 2। तो ये कितने हिस्से हो गए उत्तर प्रदेश के? 1, 2 और 3। तो प्रश्न पूछेगा कि भौगोलिक रूप से उत्तर प्रदेश का जो विभाजन किया गया है, उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन से हैं? पहला भाग का नाम है भाबर एवं तराई क्षेत्र। दूसरे भाग का नाम है गंगा यमुना का दोआब या मैदान। तीसरे भाग का नाम है भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप या इसी को कहते हैं गोंडवाना लैंड कहते हैं, गोंडवाना लैंड। तो उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। पहले हिस्से को हम लोग जान लेते हैं। पहले हिस्से का नाम क्या है? तो पहले हिस्से का नाम है, इसको कहते हैं भाबर, इसी का नाम है तराई क्षेत्र। दूसरे का नाम है गंगा यमुना का मैदान और तीसरे का नाम है गोंडवाना लैंड या प्रायद्वीपी, प्रायद्वीपी भारत वाला हिस्सा। तो 3 हिस्से हैं। इसमें जो पहला हिस्सा है उसका नाम क्या है? भाबर एवं तराई क्षेत्र, सबसे पहला हिस्सा है। इस हिस्से को देखें हम लोग, तो इधर है नेपाल और इधर है उत्तराखंड। कल की कक्षा में आपने देखा था ये वाला जो स्टेट जिला है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सहारनपुर और यहाँ पर है महाराजगंज, कुशीनगर है। तो ये सहारनपुर से लेकर जो कुशीनगर का इलाका है,
इसके उत्तर की ओर अगर जाते हैं तो हिमालय की श्रृंखलाएं लगातार हैं, जिनसे नदियों का उद्गम होता है। नदियों का उद्गम जिन स्थानों से होता है, हिमालय की ऊंची ऊंची श्रृंखलाओं से होता है। हिमालय में जो बृहद हिमालय की औसतन ऊंचाई है वो 6000 मीटर के आसपास है। तो उस ऊंचाई से जब नदियों का उद्गम होता है, नदियां पहाड़ से एक पहाड़ के नीचे नीचे आती हैं, उन पहाड़ों पर रंध्र पाए जाते हैं, दरारें पाई जाती हैं, और वह बहता हुआ पानी उन दरारों में प्रवेश कर जाता है और पर्वत के नीचे नीचे बहने लगता है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्वत श्रृंखला है, और ये पर्वत श्रृंखला से यहाँ जलधारा निकल रही है, और बीच में ये ब्रेक है, यहाँ पर दरार है, और पानी इसी दरार में प्रवेश कर जाता है, और पानी इन्हीं क्षेत्रों पर पहाड़ के नीचे नीचे बहता रहता है। पहाड़ के जब हम ऊपर चलते हैं तो हमें पानी कहीं नहीं दिखाई देता है, और पानी उस पहाड़ी रीजन के नीचे बह रहा होता है। जैसे हम लोग अभी अपने अगर उत्तर प्रदेश वाले रहने वाले हैं, तो अगर देखें तो हमारे यहाँ एक जिला है, उसका नाम है चित्रकूट जिला नाम है। तो चित्रकूट जिला पर हनुमान धारा, जैसे आप गए होंगे तो वहां देखा होगा, धारा का पानी ऊपर से आ रहा है, जबकि पहाड़ के ऊपर आप जाते हैं तो पानी कहीं दिखाई नहीं देता है। तो पहाड़ों पर दरारें होती हैं, जहां पर पानी स्टोर हो जाता है, वही पानी धीरे धीरे रिसा करता है। तो हम लोग चलते हैं इस भाबर और तराई क्षेत्र पे चलते हैं। जब पहाड़ों के नीचे पानी बहा करता है, उसे हम कहते हैं भाबर क्षेत्र कहते हैं। और जब वह पानी मैदान पर जब पहली बार पहुंचता है, तो अपने आसपास की मृदा को दलदली या गीला कर देता है, जिसमें जल भराव ज्यादा हो जाता है, उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। फिर नदी की जलधारा एक साथ बहने लगती है, वह नदी का रूप ले लेती है। जैसे हम ऊंचाई से किसी स्थान से अपने छत पर चलें, और छत से एक बाल्टी पानी नीचे की ओर फेंक देते हैं अगर हम, तो वो पानी जो नीचे गिरेगा वो कई सारी जल वितरकिताओं में बढ़ जाता है। पर जिधर ढाल होती है, पानी उधर की ओर चलने लगता है, और फिर बहुत सारी जो जलधाराएं हैं वो आपस में मिल जाती हैं, और फिर पानी एक साथ बह चलता है। तो इसी प्रकार नदियों का जहां से उद्गम होता है, इसी प्रकार वो पानी बहा करता है। तो भाबर और तराई क्षेत्र अगर पूछे कहाँ पाए जाते हैं, तो भाबर एवं तराई क्षेत्र अगर कहाँ पाए जाते हैं, तो यह क्षेत्र पाया जाता है सहारनपुर, सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक का क्षेत्र, कुशीनगर का क्षेत्र। इस क्षेत्र पर कुशीनगर का क्षेत्र नहीं, कुशीनगर तक का क्षेत्र। जिन क्षेत्रों पर या जो पहाड़ी इलाके जिनके पहाड़ों के ऊपर पानी बह रहा होता है, अगर उनके नीचे, पहाड़ के नीचे से जब पानी रिस रहा होता है, बह रहा होता है, तो वहां दलदल का निर्माण हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों पर एक बड़ी विकट समस्या हो जाती है। इन क्षेत्रों पर इन क्षेत्रों पर रेंगने वाले जीव जंतुओं की बहुलता हो जाती है। अब रेंगने वाले जीव कौन? जैसे सांप है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, कछुआ है, आदि प्रकार के जो खतरनाक टाइप के जीव हैं, वो इसी रीजन में पाए जाते हैं। इसके अलावा जब जल भराव ज्यादा होता है या पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिसे आर्द्रता कहते हैं, जब ज्यादा हो जाती है, तो इन्हीं क्षेत्रों पर कीट पतंग एवं मच्छरों की उत्पत्ति ज्यादा हो जाती है। इसीलिए अक्सर आपको एडवर्टाइजमेंट में सरकार बताती रहती है कि जहां पर कूलर पे अगर पानी भरे हुए हैं, तो स्वच्छ पानी को खाली कर दें, या उसमें तारपीन का तेल का प्रयोग करें, मिट्टी के तेल का प्रयोग करें, जिससे उस पर बनने वाला लार्वा नष्ट हो जाए। तो इन्हीं क्षेत्रों पर कीट एवं मच्छर अधिक पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। जब मच्छर ज्यादा किसी क्षेत्र में पाया जाएगा, तो पक्की सी बात है कि मच्छर जनित रोग भी उन क्षेत्रों पर ज्यादा होंगे। तो इसीलिए समस्या क्या आ रही है? समस्या आ रही है इन क्षेत्रों पर
इन क्षेत्रों पर मच्छर जनित रोग अधिक होते हैं, अधिक होते हैं, जिससे मलेरिया, डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। अक्सर आप देखते होंगे महाराजपुर, गोरखपुर रीजन में ये समस्याएं ज्यादा घटित होती हैं और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी इससे प्रभावित हो जाता है। अब इसी का एक दूसरा भाग है, इसी में जो तराई क्षेत्र है, यूपी का जो पश्चिमी हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, नदियों के प्रवेश के कारण, नदियों के प्रवेश के कारण मैदानी भाग में जल भराव ज्यादा हो जाता है, जल भराव अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। जहां पर जल भराव ज्यादा हो जाता है उसी को तराई क्षेत्र कहते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जानते हैं, जब उनके आसपास के क्षेत्र से नदी निकलती है, जिनके किनारे के खेत होते हैं, वो लोग बताते हैं कि हमारा खेत कैसा वाला है, तराई वाला है, या बंबा या नहर जहां से जाती है उनके क्षेत्रों को भी क्या कहते हैं, तराई वाले क्षेत्र कहते हैं, तराई वाले खेत कहते हैं, जिसपे जल की मात्रा अधिक बनी रहती है। तो जब जल की मात्रा अगर अधिक रहे तो इसके कुछ घाटा है तो कुछ लाभ भी हैं, लाभ और हानि दोनों है। इसका फायदा क्या है, इन क्षेत्रों पर, इन क्षेत्रों पर ज्यादा पानी होगा तो गेहूं तो नहीं होगा, पर धान की फसल, गन्ना की फसल, फसल और सीजन आ रहा है, शीत ऋतु आ रही है, ठंडी का आगमन हो रहा है, तो हमारे यहाँ पशुओं के लिए बरसीम बो दी जाएगी। तो बरसीम आदि की फसलें अधिक की जाती हैं, अधिक की जाती हैं। तो तराई क्षेत्र और भाबर क्षेत्र हम जान चुके। जब पहाड़ों के नीचे नीचे पानी बह रहा होता है तो वहां जो दलदल का निर्माण हो जाता है, उन दलदली क्षेत्रों पर रेंगने वाले जीव, कीट पतंग, मच्छर आदि ज्यादा जनित हो जाते हैं या उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे बीमारियों का खतरा बना रहता है। पर तराई क्षेत्रों पर इसके कुछ लाभ हैं, वहां पर हम धान की और गन्ने की फसल उपजा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा क्षेत्र है वो क्षेत्र है हमारा गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदान। तो हम गंगा यमुना के मैदान पर अगर देखें तो भारत ही नहीं अपितु दुनिया में सबसे ज्यादा जो उर्वरा शक्ति वाली भूमि है वो गंगा यमुना का मैदान। दुनिया में अगर किसी नदी के किनारे सबसे ज्यादा आबादी रहती है वो है गंगा यमुना का मैदान। दुनिया में इससे लंबी लंबी नदियां जरूर हैं, नील नदी, अमेजन नदी, यांगटीसी मिसिसिपी, बहुत सारी नदियां मिल जाएंगी जो गंगा से ज्यादा दूरी तय करती होंगी, परंतु उस पर इतनी आबादी नहीं रहती है। तो दुनिया की सबसे उपजाऊ जो उर्वरा भूमि है, विश्व की, विश्व की सर्वाधिक, सर्वाधिक उर्वरा भूमि है, इस मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है, जलोढ़ मृदा कहा जाता है। अगर हम बात करें इस जलोढ़ मृदा की तो इसमें कुछ खूबी हैं। ये जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, हिमालय जैसे हमारा पेन है जिस कलर का, उसी कलर का दूधिया कलर का हिमालय है। और जहां जहां पर कुछ चीजें अगर सफेद कलर की हैं, दूधिया कलर की हैं, जैसे हमारी अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, उनका भी रंग कैसा है, सफेद है। हिमालय का रंग भी कैसा है, सफेद है। चूना का कलर भी कैसा है, सफेद है। तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट अधिक पाया जाता है। तो इस जलोढ़ मृदा पर इसकी बहुलता पाई जाती है,
कैल्शियम कार्बोनेट की। तो जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाया जाता है? मृदा में कैल्शियम की मात्रा मात्रा सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। या भूमि उपजाऊ है तो कृषि के लिए सर्वोत्तम मृदा है। मैदान है तो रहने के लिए सबसे बढ़िया है। तो जनसंख्या इस क्षेत्र पर सर्वाधिक निवास करती है, सर्वाधिक निवास करती है। तो यह जो क्षेत्र है ये कृषि के दृष्टि से, खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से ये बड़ा ही सबसे अच्छा इलाका माना जाता है। इसके अलावा हमारा तीसरा क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं भारतीय प्रायद्वीप या गोंडवाना लैंड कहते हैं। भारतीय प्रायद्वीप या गोंडवाना लैंड कहते हैं। भारतीय प्रायद्वीप या गोंडवाना लैंड। भारतीय प्रायद्वीप या इसे कहते हैं गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। तीसरा पार्ट है ये गोंडवाना लैंड है क्या? वो भाग जो अफ्रीका से टूटकर एशिया की ओर बहकर आ गया उसे हम लोगों ने नाम दिया गोंडवाना लैंड नाम दिया। ये जो गोंडवाना लैंड क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, ये जो इलाका है इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। यही उत्तर प्रदेश में एक ऐसा इलाका है जहां पर खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो इसी क्षेत्र पर उत्तर प्रदेश में खनिज पाए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में खनिज की मात्रा बहुत कम है, फिर भी जो खनिज है वो इसी रीजन से पाया जाता है। अब देखें तो उत्तर प्रदेश में कोयला का सर्वाधिक भंडारण कहां पर है? सोनभद्र। सोनभद्र में है। और सोनभद्र है कहां पर? ये जो जिला है उसका नाम क्या है? सोनभद्र है। तो कोयले के भंडारण पर इस प्रायद्वीपीय भारत में अगर पूछे हीरा की दृष्टि से कौन से इलाके पर पाया जाता है, तो बांदा महोबा में कुछ मात्रा पर कभी कभी हीरा भी मिल जाता है। इसके अलावा देखें उत्तर प्रदेश के इसी रीजन पर लौह अयस्क के भंडारण भी पाए जाते हैं। और एकमात्र उत्तर प्रदेश में एक लौह इस्पात फैक्ट्री है, वो भी कहां पर है? सोनभद्र पे। हिंडाल्को कहां पर है? सोनभद्र पर है। तो के भंडारण लोहे के भंडारण, चूना पत्थर के भंडारण, बलुआ पत्थर के भंडारण इसी क्षेत्र पर पाए जाते हैं। अगर देखें इस क्षेत्र की मृदा, तो इस क्षेत्र की मृदा कैसी है? लाल मृदा है, लाल मृदा है। जो चीजें लाल होती हैं उन सब चीजों पर आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है। जैसे आपके शरीर पर जब भी ब्लड टेस्ट कराते हैं और खून की मात्रा कम हो जाती है तो आपको डॉक्टर या तो आयरन की गोली देता है या आयरन जिससे बन सके पालक वगैरह खाने का आपको सलाह देता है। जैसे मंगल, उसमें भी लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि उसमें किसकी मात्रा जाता है? आयरन ऑक्साइड की। ऐसे हमारी लाल मृदा जो पाई जाती है वो उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है। और ये है बुंदेलखंड की धरती। और बुंदेलखंड में कहावत है
युद्ध लड़ते लड़ते यहाँ की मिट्टी कैसी हो गई है, इतना रक्त बहा है इस क्षेत्र पर, इतने युद्ध लड़े गए हैं कि यहाँ की मृदा ही लाल हो गई है। ये लाल होने का मूलतः कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड की मात्रा का होना, ना कि युद्धों का होना। लेकिन बुंदेलखंड जो रीजन है वो बड़े बड़े राजाओं के लिए प्रसिद्ध रहा, चाहे वो छत्रपाल हो चाहे छत्रसाल हो, ये सब राजाओं के लिए बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र रहा। आगे चलते हैं हम। तो उत्तर प्रदेश के जो भौगोलिक विभाजन किया गया है वो 3 भागों में किया गया है। इसके अलावा कुछ थोड़े सा डाटा और हम देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का अगर हम क्षेत्रफल देखें, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, तो उत्तर प्रदेश का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो उसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उससे अगर तुलना कराते हैं तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितने परसेंट है? तो 7.33% है। लेकिन अगर हम जनसंख्या की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर पाई जाती है? वो है उत्तर प्रदेश है। तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम देखें तो एक बात और देख सकते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरे नंबर पर हमारा है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर हमारा है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर है हमारा, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से क्रम का राज्य है? चौथे नंबर का। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो पहला स्थान रखता है। अब हम चलते हैं अपने उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश जो हमारा है वह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला अगर पूछे, सबसे बड़ा जिला, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, उसका नाम है लखीमपुर खीरी। अगर हम देखें सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में, सबसे छोटा जिला तो वो है हमारा क्षेत्रफल में हापुड़ जिला है। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो हमारी जो जनसंख्या है पूरे भारत की जनसंख्या का 16.5% हम लोग हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.5% है। अगर कुछ दिन में भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बनेगा तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे उत्तर प्रदेश का होगा। उत्तर प्रदेश ये योगदान 16% तो बरकरार ही रखेगा। जो नई जनगणना आने वाली है उसमें योगदान उत्तर प्रदेश का बढ़ भी सकता है। तो फिलहाल कितने परसेंट है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में? तो 16.5%। अगर पूछे कि क्षेत्रफल में कितना परसेंट है तो क्षेत्रफल में 7.33% है। उत्तर प्रदेश में देखें, ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है, एक बार फिर से देख लेते हैं, ये है हमारा उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसकी कुछ देख लेते हैं लंबाई और चौड़ाई। तो इसकी लंबाई अगर देखें हम तो उत्तर प्रदेश 650 किलोमीटर लंबा है। ये दिशा है पश्चिम और ये दिशा है पूरब। तो पूरब और पश्चिम के बीच में कितने किलोमीटर है? 650 किलोमीटर। अगर हम देखें उत्तर से दक्षिण तो 240 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
और इसका क्षेत्रफल आप देख ही चुके कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। परसेंटेज के आधार पर देखें तो 7.33% है। अगर हम देखें या जो इलाका है वो प्रतिशत की दृष्टि से 7.33 है और क्षेत्रफल के आधार पर चौथा स्थान रखता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास यहीं संपन्न होती है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में नदियां कितनी हैं और नदियों का उद्गम क्षेत्र कौन सा है, उन पर नदी में परियोजनाएं कौन सी हैं, कौन से जलप्रपात हैं, उनके उद्गम केंद्र कहाँ कहाँ से होते हैं, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय है, कौन सी नदी हिमालयी नदी है, इन सब चीजों का पढ़ेंगे। और यूपी में जो नदी गंगा है, यमुना है, वो सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश किन नदियों के बीच बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले यमुना के किनारे हैं, यूपी के कितने जिले गंगा किनारे हैं, इन सब तथ्यों को हम अगली क्लास में जोड़ के एक साथ पढ़ेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए वेदांत परिवार से। और वीडियो अच्छा लगे तो, मैं कल भी कक्षा में कहा था, वीडियो अच्छा लगे या वीडियो नहीं अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है तब भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, बल्कि उसमें क्या नहीं अच्छा लगा उसको भी कमेंट करना है, और अच्छा लगा तो उनको भी बताना है कमेंट करके माध्यम से कि आपको इस क्लास में क्या अच्छा लगा, आपको क्या नया मिला। और आप इसको वीडियो को देखें, अगर अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है तब भी सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। धन्यवाद। जय हिंद।